हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका शीर्षक है 3 वर्ग। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा सेकंड पार्ट है। इससे रिलेटेड एक वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ, उसमें हम बात कर चुके हैं कि ये 3 वर्ग कौन से हैं। तो 3 वर्ग यूरोपीय समाज का मेन पार्ट रहे हैं, और ये 3 वर्ग जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ये रहे हैं पादरी वर्ग, सेकंड आपका रहा है अभिजात, और थर्ड रहा है आपका कृषक वर्ग। तो इन तीनों वर्गों के बारे में और तीनों वर्गों की स्थिति के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि इंग्लैंड में जो है सामंतवाद का उदय किस तरह से हुआ है और कब से स्टार्ट हुआ है। तो इंग्लैंड के कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ सामंतवाद का विकास 11वीं सदी से माना जाता है, और 6ठी शताब्दी के मध्य यूरोप में एंजल और सैक्सन इंग्लैंड में आके बस जाते हैं, और इस इंग्लैंड देश का नाम एंजल लैंड का रूपांतरण ही है। ठीक है, जो आज हम इंग्लैंड वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो एंजल लैंड का ही रूपांतरण है। 11वीं सदी में नारवंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार किया और इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। तो इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार में उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्राय युद्ध होते रहते थे। तो विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई, उनके नक्शे बनवाए और अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में उस भूमि को बांट दिया। तो इस तरह से जो नॉर्मन अभिजात हैं उन्होंने किस तरह से सामंतवाद को प्रभावित किया है या सामंतवाद से प्रभावित हुए हैं। तो आइए इस श्रृंखला में आगे जानें कि सामाजिक आर्थिक जो संबंध हैं उनको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से रहे हैं या कारक कौन कौन से रहे हैं। तो ये जैसे कि सभी सभ्यताओं में मेन फैक्टर क्या है, पर्यावरण, या कहेंगे कौन सा भूमि का उपयोग, कृषि भूमि, या इसी तरह से अगर लें तो 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित ही थी। कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहां से भागकर कहाँ शरण ले रहे थे, वनों में। तो इस समय यूरोप में तीव्र ठंड भी चल रही थी। इससे सर्दियाँ प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई थी और फसलों का उपज काल छोटा हो गया था, और इस कारण कृषि की पैदावार भी कम हो रही थी। तो 11वीं सदी में यूरोप में गर्माहट का दौर शुरू होता है और औसतन तापमान बढ़ जाता है, जिससे कृषि पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जो कृषक हैं उनके लिए कृषि के लिए लंबी अवधि मिलने लगी थी। मिट्टी पर पाले का असर कम होने से आसानी से वहाँ पे खेती की जा रही थी। यूरोप में अनेक भागों में वनों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी हुई, फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार होता गया। तो इस तरह से कृषि के विकास में सहायता मिली है कि जैसे जैसे जो है गर्मी बढ़ी और उसी तरह से कृषि करने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य होती गई, और लोग पहले से ज़्यादा कृषि के लिए उत्सुक हो गए करने के लिए। क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम मिलने लगा, और जो गर्मी है वो बढ़ने से सर्दी कम हो गई, और सर्दी के कारण जो फसलें पनप नहीं पा रही थी, अब फसलें आराम से पैदा हो सकती थी। तो शुरुआत में कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदिम किस्म की थी। यांत्रिक मदद के रूप में किसान के पास क्या होता था, केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाली लकड़ी का हल ही था। केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह को एक खुरच सकता था। भूमि का प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में यह असमर्थ था। इसलिए कृषि जो है बहुत अधिक परिश्रम से ही हो पाती थी। भूमि को प्राय 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था, और उसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही एक फसल चक्र के एक प्रभावी तरीके का उपयोग हो रहा था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग शरद ऋतु में गेहूं बोने लगे और दूसरे में खाली रखा जाता। अगले वर्ष इस भूमि पर राई बोई जाती थी। तो इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की जो उर्वरता है उसका ह्रास होने लगा, अकाल पड़ने लगे, दीर्घकालीन कुपोषण और विनाशकारी अकाल बार बार से पड़ने लगे, जिससे गरीबों के लिए जीवन जो है अत्यंत कठिन हो गया। और कृषि उद्योग है उनमें परिवर्तन कैसे आया, नई कृषि प्रौद्योगिकी के कारण।
तो ये नई कृषि प्रौद्योगिकी के कारण किस तरह से परिवर्तन आया है, क्या प्रौद्योगिकी अपनाई गई है, ये जान लेते हैं। 11वीं सदी में विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं। तो जो अब कौन से हल थे, लकड़ी से बने हल, उनके स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल बनने लगे। सांचेदार पटड़े का उपयोग होने से क्या हुआ, हल जो है अधिक गहरा खोदने लगे और सांचेदार पटरी पर सही ढंग से ऊपरी मृदा को वो पलट सकते थे। ऐसे गहरा खोदने से क्या हुआ, भूमि में व्याप्त पौष्टिक जो तत्व हैं उनका उपयोग होने लगा। पशुओं को हलों में जोतने के तरीकों में सुधार हुआ। गले के स्थान पर जुआ कंधों पे रखा जाने लगा। पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। घोड़ों के खुरों पर अब लोहे की नाल, क्योंकि लोहे का ज़्यादा यूज होने लगा, जिससे अब उनके खुर सुरक्षित हो गए। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का भी प्रयोग किया गया। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए अधिक जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने स्थापित होने लगे। भूमि के उपयोग के तरीके में भी बदलाव आया। तो इस तरह के चेंजेस आए, तो इन्हीं चेंजेस को ही हम क्या कह सकते हैं कि कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है। सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव क्या है, 2 खेतों वाली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तन। जैसे कि अभी हमने बात की कि भी एक साल में फसलें एक ही ली जाती थी, जैसे गेहूं बो दिया, फिर गर्मी में उसको खाली छोड़ दिया गया और फिर अगले साल उसी जमीन से राई उगाई जाती थी। तो अब उस व्यवस्था को किसने ले लिया, 3 फसली व्यवस्था ने ले लिया। अब 3 वर्षों में से 2 वर्ष जो किसान है अपने खेत का प्रयोग कर सकता था, बशर्ते यह फसल शरद ऋतु में और उसके 1.5 वर्ष पश्चात दूसरी वसंत में बोता। तो अपनी जोतों को 3 हिस्सों में बांटने के लिए जो है अपने उपभोग के लिए खेत में शरद ऋतु में गेहूं या राई थी, दूसरे में बसंत ऋतु में मटर, सेम और मसूर। घोड़ों के लिए जौ और बाजरा भी बो सकते थे। तीसरा खेत यानी प्रत्येक खाली रखा जाता था। प्रत्येक वर्ष तीनों खेतों को बदल बदल कर मीन्स तीनों का वो एक्सचेंज कर लेते थे कि एक साल एक खेत में गेहूं बोया, दूसरे में जो बाजरा कुछ भी बोया या मटर सेम। तो इस तरह से चेंजिंग चलती रहती। इससे क्या हुआ, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, भोजन की उपलब्धता दुगनी हो गई। मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपयोग हुआ और यूरोपियों के आहारों में अधिक प्रोटीन, पशुओं के लिए चारे भी मिलने लगे। तो किसानों को भी क्या हुआ, बेहतर अवसर मिला। बेहतर अवसर मिले से उन्हें अधिक भोजन का उत्पादन किया और 13वीं सदी तक एक किसान के खेत का औसत आकार 100 एकड़ से घटकर 20 से 30 एकड़ तक ही रह गया। छोटी जोतों का अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी। कम श्रम की उन्हें आवश्यकता थी। कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए भी समय मिला। कुछ प्रौद्योगिकी बदलाव से अधिक धन लगता था। कृषकों के पास पनचक्की और पवन चक्की स्थापित करने के लिए धन नहीं था। इसलिए मामले में पहले लॉर्ड द्वारा इसको जो स्थापना कहेंगे या कहेंगे इसकी स्टार्टिंग जो है वो लॉर्ड द्वारा की गई, क्योंकि आम किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पनचक्की या पवन चक्की स्थापित कर सके। तो इसके लिए किसने शुरुआत की, लॉर्ड द्वारा। किसान खेती योग्य भूमि का विस्तार करने लगे। फसलों की 3 चक्रीय व्यवस्था को अपनाया। लोहार की दुकानें और भट्टियां भी स्थापित की, जहाँ पे लोहे की नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनाने, मरम्मत करने और का जो काम है सस्ती दरों पे किया जाने लगा, जिस तरह से घोड़े भी ज़्यादा सुरक्षित रहने लगे और जो हल हैं उनसे आसानी से काम लिया जाने लगा। नेक्स्ट लेंगे इसमें हम चौथा वर्ग। तो ये चौथा वर्ग कौन सा हुआ, अभी तक तो हम 3 वर्ग की बात कर रहे थे, अब इसमें यूरोपीय समाज में एक चौथा वर्ग पनपता है प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण। तो वो है नए नगर और नगरवासी। कृषि में विस्तार हुआ तो इसके साथ ही जनसंख्या, व्यापार और क्या नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, लोगों को बेहतर आहार मिल रहा था, लोगों की जीवन अवधि बढ़ गई। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था, क्योंकि उसे सुविधाएं मिलने लगी थी। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे और रोमन साम्राज्य के प्रांत के बाद उनके नगर हैं वो उजाड़ और तबाह हो गए थे।
अब 11वीं सदी में जब कृषि का विस्तार हुआ तो जनसंख्या का भार और अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई तो नगर फिर से बढ़ने लगे। ठीक है, जैसे रोमन साम्राज्य का क्या हुआ है, नगर उजाड़े हैं पतन के साथ ही। तो जैसे जैसे कृषि में विस्तार होता है तो वो नगर जो हैं फिर से बसने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन होके आता था, खाद्यान्न की वस्तुएं और अन्य वस्तुएं से लोगों ने वहाँ बसना भी शुरू कर दिया और एक बिक्री केंद्र स्थापित किए गए वहाँ पे अपने उपकरण और कपड़े खरीदने के लिए। इस जरूरत के कारण विभिन्न केंद्रों का विकास हुआ। धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। नगरों में बसे लोग जहाँ सुविधाएं मौजूद होती थी, नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। एक प्रसिद्ध कहावत, स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भागकर नगरों में छिप जाते थे। अपने लाड की नजरों में एक वर्ष एक दिन तक छिपे रहने पे वे अगर सफल हो जाते थे तो कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक का जीवन बिता सकता था। मतलब जो दास होते थे वो भाग के कहाँ छिपते थे? शहरों में जाके, इसलिए कि वो एक आज़ादी का जीवन बिता सके। तो इस तरह से वो स्वतंत्र होते गए और कृषकों के पास अगर अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था तो उन्हें ऐसे स्थान पे रखने की जरूरत हुई जहाँ वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित करके और अपने उपकरण और कपड़े खरीद सकें। ठीक है, तो इस तरह से बिक्री केंद्र की स्थापना के साथ ही क्या बदलाव हुए समाज में कि जो लार्ड है वो भी अपना लार्ड नहीं, दास, वो भी एक स्वतंत्र नागरिक बनने की होड़ में लग गया क्योंकि उन्हें भी आज़ादी प्यारी थी। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। ये कहा जाता है कि उन्हें समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया था। अब श्रेणी की बात की जाए तो श्रेणी जो है किन्हें कहा जा सकता, जैसे बात में भी हमने श्रेणी के बारे में, व्यापारियों का जो संघ है, समूह है, उन्हें श्रेणी कहा जाता था। और अब यूरोप के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। एक ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, उनके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते रहते थे। संगीतकार जो हैं उनको प्रतिभोजो नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था। सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे। और इस तरह 11वीं सदी के आते आते पश्चिमी एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग भी विकसित हो गए। स्कैंडेविनिया के एक व्यापारी वस्त्र के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्री यात्रा करने लगे थे। अंग्रेज व्यापारी रांगा बेचने के लिए आते थे और 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प भी विकसित होने लगा था। पहले दस्तकारों को एक मैनर से दूसरे मैनर में भेजा जाता था, जाना पड़ता था। उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा जहाँ वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और अपनी आजीविका के लिए वो व्यापार कर सके। जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ी, व्यापार का विस्तार हुआ, नगर के व्यापारी अधिक अमीर और शक्तिशाली बनते गए क्योंकि उन्होंने अपना व्यापार के जो कार्य हैं वो अच्छी तरह से किए और एक जगह स्थायी जीवन व्यतीत किया। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो नगर, जैसे नगरों के बसावट से नगर भी अमीर होते चले गए या लोगों की अमीरी से ही नगरों का विकास हुआ है। अब अमीर व्यापारी अपने धर्म को खर्च करने के लिए क्या करने लगे? चर्चों को दान देने लगे। 12वीं सदी में फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। मठों की संपत्ति थी, क्या थी? पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन के से उनके निर्माण में सहयोग दिया है। क्या थी? मठों की संपत्ति होते थे चर्च, लेकिन लोगों ने भी अपने श्रम से, वस्तुओं से, धन से इनके बनने में सहयोग दिया है। कैथीड्रल पत्थर के बने विशाल चर्च होते थे। इन्हें बनाने में अनेक वर्ष लगते थे। इन्हें बनाया जाता था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस जाता था। जब उनका निर्माण पूरा हो जाता था तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन जाते थे। इस प्रकार इनके चारों ओर छोटे छोटे नगर विकसित हुए और कैथीड्रल को ऐसा बनाया कि पादरी की आवाज़ लोगों के जमा होने वाले सभाघरों में साफ सुनाई दे। पक्षियों के द्वारा गाए गए गीत भी अधिक मधुर सुनाई पड़े। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलावे की घंटियां दूर तक सुनाई पड़ सके। तो मतलब इस तरह की व्यवस्था की गई कैथीड्रल की लोग उसमें बोले जाने वाली हर एक बात को आसानी से
सुन सके। तो खिड़कियां के लिए अभिरंजित कांच का प्रयोग किया गया और वह दिन के वक्त सूरज की रोशनी कैथेड्रल के अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी और सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्तियां की रोशनियां उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी। अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बने चित्र बाइबिल की कथाओं का वर्णन करते हुए बने हुए थे, जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे। पढ़ मीन्स उन चित्रों को देखकर अनुमान लगा सकते थे कि उनमें क्या कहा गया है। इसके साथ साथ 14वीं सदी में संकट आ जाता है और इस संकट के कारण यूरोप में क्या असर होता है। यूरोप का आर्थिक विकास धीमा हो जाता है और ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ है। 13वीं सदी के अंत तक 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान अब ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। तो पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफानों और बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिनके फल सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। भूमि का उपजाऊपन कम हो गया। उचित भू संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ था। चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि उपलब्ध जो संसाधन है वो कम पड़ गए। अकाल का कारण बनी ये सब चीजें। 1315 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े और 20 के पश्चात पशुओं की मौतें शुरू हो गई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भी कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। चांदी की जो मुद्रा है या धातु है उसमें भारी कमी के कारण क्या हुआ, व्यापार प्रभावित हुआ। चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और अन्य सस्ती धातु उसमें मिलानी पड़ी। और इस तरह से 12वीं से 13वीं सदी तक वाणिज्य के क्षेत्र में विस्तार हुआ। दूर देशों में व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए जो अपने साथ विभिन्न प्लेग लाए और ये प्लेग जो है बहुत भयंकर एक महामारी का रूप ले लिया। इसने पश्चिमी यूरोप 1347 से 50 के मध्य महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। व्यापार केंद्र होने के कारण सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा, नगरों पे पड़ा। मठों और आश्रम में जब एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आ जाता था उसके बीमार होने में देर नहीं लगती थी और लगभग प्रत्येक मामले में कोई भी नहीं बचता था। मीन्स अगर एक को बीमारी है, एक व्यक्ति अगर बीमार है तो वो बीमारी लगभग वहाँ रह रहे सभी लोगों में बीमारी फैल जाती थी। तो प्लेग शिशुओं, युवा और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा इसने किसको प्रभावित किया है, शिशु, युवा और बुजुर्गों को। इसके पश्चात 1360-70 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 में 730 लाख थी जो घटकर 1400 में 450 लाख हो गई। ये एक महामारी मुख्य रीजन रहा है। इस विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आ गई और इसके साथ साथ कृषि और उत्पादन जो है वो भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जब काम करने वाले नहीं मिले तो कृषि कहाँ से की जाएगी, उत्पादन कहाँ से होगा। और इस तरह से मजदूरी की दरें हैं वो बहुत कम हो गई, बढ़ गई, क्योंकि काम करने वाले लोग कम हैं तो मजदूरी अपने आप बढ़ जाएगी। बचा हुआ श्रमिक बल अपनी पुरानी दरों से दुगने की मांग कर रहा था। क्योंकि अब उन्हें उस समय उस स्थिति का फ़ायदा उठाना था, क्योंकि अगर काम पे करने के लिए 10 व्यक्ति मिल रहे हैं और नीड 50 की है तो 10 व्यक्ति तो मनचाहा अपना परिश्रमिक लेंगे। तो इस तरह से जो समाज है बुरी तरह से प्रभावित हुआ था प्लेग से। तो इस अवस्था में सामाजिक असंतोष क्या हुआ है, लाड़ की आमदनी भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। अभिजात वर्ग की आमदनी घटने का मुख्य कारण मजदूरी की दरें बढ़ना, कृषि संबंधी मूल्य की गिरावट। निराशा में लॉर्ड ने उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया जो उन्होंने हाल ही में बनाया था और पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचालित कर दिया। इसके बाद कृषकों, खासकर पढ़े लिखे और समृद्ध किसानों द्वारा हिंसक विरोध किया जाने लगा। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में भी विद्रोह किए। इन विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबाया भी गया। सर्वाधिक हिंसक तरीके से उन स्थानों पर हुए जहाँ से अधिक आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि हुई थी।
ये इस बात का संकेतक है कि कृषक जो है पिछली सदियों में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। 3 तीव्र दमन के बावजूद जो है कृषक विद्रोह को तीव्रता से सुनिश्चित कर दिया कि इस पुरानी सामंती जो रिश्ते हैं अब उनको पुनः लादा नहीं जा सकता, उनको दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता। और मनी इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी विकसित थी, जिसे अब पलटा नहीं जा सकता। इसलिए यद्यपि लॉर्ड विद्रोह का दमन करने में सफल रहे, परंतु कृषकों ने सुनिश्चित कर दिया कि गुलामी के पुराने दिन अब वो फिर से नहीं लौटने देंगे, यानी कि वो अब गुलामी में अपना जीवन नहीं बिताएंगे। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन हुआ है। अब राजनीतिक स्थिति की बात की जाए तो क्या हुआ है उस टाइम पे 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ है, यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोपीय जो शासक हैं उनके द्वारा बनाए गए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलाव के समान थे, इसलिए इन राजाओं को नए शासक कहा जाने लगा। लुई 11वां ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी 7, स्पेन में इजाबेला और फर्डिनेंड, ये सभी निरंकुश शासक थे जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही राष्ट्रीय करण प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। अब स्पेन और पुर्तगाल में क्या हुआ, समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत सोची उन्होंने और 12वीं-13वीं सदी में होने वाले सामाजिक परिवर्तन ने राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण माना है। जागीरदारी, वैसलेज और सामंतशाही वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन सामंतों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया, उनके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों से सज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व मिलने लगा था, जिससे वे अब बड़ी सेनाएं रख सकते थे और इसी तरह उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा का विस्तार किया और राज्य सत्ता के प्रति होने वाले आंतरिक प्रतिरोधों को भी उन्होंने दबाया। और अभिजात वर्ग इसका विरोध करते थे। राजसत्ता के विरुद्ध हुए विरोधों को एक सामान्य मुद्दा क्या मानते थे, वो कराधान था। इंग्लैंड में विद्रोह हुए जो 1497, 1536, 47, 4953 में उनको दबा दिया गया। फ्रांस में लुई 11वां, उसने क्या किया, ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अब अभिजात जो स्थानीय सरदार सभाओं के सदस्यों ने भी अपनी शक्ति के जबरदस्ती हड़पे जाने का विरोध किया। 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध कुछ हद तक ईसाई सुविधा और क्षेत्रीय समानताओं के बीच संघर्ष थे। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक चतुरतापूर्ण परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पे उन्होंने जल्दी ही अपने आप को राजभक्तों में चेंज कर लिया और इसी कारण शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना गया है। अब फ्रांस और इंग्लैंड के बाद का इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से ही बना था। तो 1614 में बालक शासक है लुई 14वां, उसके शासनकाल में फ्रांस को एक परामर्शदात्री सभा जिसे एस्टेट जनरल कहा जाता था, जिसमें 3 सदस्य होते थे। 2 कौन से होते थे? पादरी वर्ग के और अभिजात वर्ग। तीनों वर्गों जैसे कि पादरी, अभिजात और अन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते एक अधिवेशन हुआ है। तो इसके पश्चात 2 सदियों तक 1779 तक इसे नहीं बुलाया गया क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ ही अपनी शक्ति या बांटना चाहते थे। तो फ्रांस के शासन में मेन क्या रहा है, ये 3 वर्ग और राजा। इंग्लैंड के नॉर्मन विजय से पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की मदद से एक महान परिषद होती थी जो कोई भी कर लगाने से पहले इस राज्य परिषद की सलाह लेती थी। अब आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई है। क्या यही वो संस्था जैसे अभी हमने बात की थी कि फ्रांस में स्टेट जनरल और जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड और जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे और हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। तो ये इंग्लैंड की इंग्लैंड में भी एक संसद हुई है, ठीक है, जिसके सदस्य क्या हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाते थे। नॉर्मन विजय से पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद हुई है